साथियों, आज का जो टॉपिक है वह नेपाल की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। पहले भी जो YouTube चैनल पे समय समय पर मैंने आपको वीडियोस भेजे हैं, उम्मीद है उसे आप बराबर सुन रहे होंगे, समझने का प्रयास कर रहे होंगे। उसी कड़ी में आज ये अगला जो टॉपिक है नेपाल प्रशासनिक व्यवस्था, उसे प्रारंभ कर रही हूँ। और नेपाल के लिए अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत पर ब्रिटिशर्स ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, इसलिए वहाँ का प्रभाव भारत पर होना लाजिमी है, ज़रूर है, उसका प्रभाव है। लेकिन वो ब्रिटिश जो नेपाल है वो उस पर ब्रिटिश का कभी भी शासन नहीं रहा, फिर भी उसका कई बिंदुओं पर हम देखते हैं कि उसका प्रभाव, ब्रिटिश का और भारत का प्रभाव नेपाल पर हमेशा दिखाई देता रहता है। और जिसे कि हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं को बताने का प्रयास करेंगे। उसका पहला बिंदु है संघीय शासन। सन 2015 के संविधान के प्रावधान के पश्चात जो नेपाल है वो संघीय शासन प्रणाली वाला देश बन गया, जो कि पहले एकात्मक रूप में शासन को संचालित कर रहा था। वर्तमान में जो नेपाल है उसमें 7 प्रांत हैं जिनमें अपनी स्वयं की सरकारें हैं, और यहाँ पर भी इनकी समस्त शक्तियों का बंटवारा विभिन्न प्रकार की सूचियों के माध्यम से किया गया है। जैसे कि भारत में संघ सूची, प्रांत सूची, स्थानीय सूची, अवशिष्ट सूची के द्वारा शक्ति का विभाजन किया गया है। और वहाँ पर एक विशेष चीज़ जो है वो देखने में आती है, वो ये है कि वहाँ प्रांतों के जो नाम हैं वो 1-2 क्रमांक के अनुसार है। जैसे प्रांत 1, प्रांत 2, प्रांत 3, प्रांत 4, प्रांत 5, प्रांत 6, प्रांत 7। और इसमें सबसे जो प्रांत फर्स्ट है वो सबसे बड़ा है, बड़े क्षेत्रफल का है, और जो दूसरे नंबर का प्रांत है, जो तराई का क्षेत्र है, वो सबसे छोटा है। तो ये एक वहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता है। और प्रांतों के अधीन 5 क्षेत्र, 14 अंचल और 75 जिले हैं, और कुछ उप जिले ही बने हैं। अगली प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम केंद्रीय सचिवालय व्यवस्था को ले सकते हैं। सन 1951 में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना की गई थी। इससे पूर्व भी राजा जो वहाँ के थे उनको सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए समय समय पर कई समितियाँ गठित की जाती थी, मंत्रीगण नियुक्त होते थे जो कि उनके राजनीतिक प्रभारी होते थे और उनके कार्यकरण में उनको सहायता और परामर्श प्रदान करते थे। ये राजनीतिक जो मंत्री थे वो उनको परामर्श भी प्रदान करते थे, समाज की समस्याओं के बारे में बताते थे, और उसके समाधान का प्रयास भी उनके द्वारा किया जाता था। सन 2011 में यहाँ पर 136 केंद्रीय कार्यालय भी स्थापित हुई। जब 1962 का जो संविधान जब लागू हुआ था तो उसके बाद से 1951 से जो संविधान शुरू हुआ उसके अंतर्गत विभिन्न सचिवालयों की भी स्थापना की गई। और मंत्रिपरिषद के जो मंत्रीगण थे केंद्रीय सचिवालय के मंत्रालय के राजनीतिक प्रभारी होते थे। राजनीतिक मंत्री संबंधित मंत्रालय की नीतियों, कानूनों और योजनाओं का संचालन, प्रशासनिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते थे। और मंत्रियों की सहायता परामर्श के लिए सचिवालयों की स्थापना की गई थी। इन सचिवालयों का मुखिया मुख्य सचिव कहलाता था। सन 2011 में यहाँ 136 केंद्रीय कार्यालय स्थापित किए गए थे, और जो कि इनके कार्यकरण को सरलता से संचालित करने के लिए जवाबदेह थे। तीसरी जो विशेषता है वो विशिष्ट अभिकरणों की स्थापना से संबंधित है। भारत की ही तरह नेपाल में भी कई संवैधानिक और गैर संवैधानिक अभिकरण स्थापित किए गए जो कि संबंधित मंत्रालयों और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होकर के अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते थे। संवैधानिक संस्थाओं में हम जैसे अपने देश की जैसे देख सकते हैं कि जैसे लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग, महान्यायवादी, संवैधानिक परिषद, न्यायिक परिषद, इन सब ये संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत इनकी स्थापना की गई थी।
और कुछ ऐसे विषय थे जिन्हें संवैधानिक तो नहीं, गैर संवैधानिक रूप में भी उनका गठन किया गया, जो कि अपने कार्यकरण को सरलतापूर्वक एक सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए जवाबदेह थी। ये गैर संवैधानिक संस्थाओं में जैसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय योजना आयोग, लोक प्रशासन संस्थान, केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय शैक्षणिक समिति। तो देखते हैं कि ये सारे संगठन हमारे भारत देश में भी स्थापित किए गए हैं, जो कि अपने अपने क्षेत्रों में अपने कार्यों उत्तरदायित्वों को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करते रहते हैं और अपनी जवाबदेहिता सुनिश्चित करते रहते हैं। अगली जो विशेषता है यहाँ की स्थानीय प्रशासन से संबंधित है। यहाँ पर वर्तमान में संघीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारें कार्यरत हैं। सन 1962 के संविधान जैसे नेपाल में पंचायत से तात्पर्य उस संस्था से होता था जो विधि निर्माण का कार्य करने वाला अभिकरण होती थी। निम्नतम स्तर पर ग्राम पंचायत तथा कस्बा जो पंचायतें होती थी उनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के मताधिकार से ही किया जाता था और उसके पश्चात जिला पंचायतें भी होती थी। नेपाल में ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते थे वो जिला पंचायत का चयन करते थे और जिला पंचायत के पश्चात अंचल पंचायतें होती थी। अंचल पंचायत का चयन जिला पंचायत के सदस्य करते थे और सबसे उच्च स्तर पर राष्ट्रीय पंचायत होती थी, जिसे संसद भी कह सकते हैं, और जिसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुने जाते थे। इस तरह से निर्वाचन के द्वारा ही इन निकायों का चयन होता था और ये संस्थाएं ही नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन भी करती थी। सन 2015 से छोटे छोटे ग्राम विकास समूह में एकत्रित करके बड़े स्थानीय प्रशासन में बदलाव किया गया। नेपाल में स्थानीय प्रशासन जो कर्मचारी हैं वो सामान्य प्रशासन के विभागों में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। उन्हें लोक सेवा के समस्त लाभ भी दिए हैं। पंचायती राज मंत्रालय इन संस्थाओं को निर्देशित और नियंत्रित करते रहते हैं। इसके अलावा जो नेपाल का प्रशासन है वो भी विकास कार्य के लिए प्रतिबद्ध है और वहाँ पर जो नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना की गई है उनके माध्यम से ये उम्मीद की जाती है कि वहाँ का जो शासन प्रशासन संचालित किया जाएगा उसके अंतर्गत आर्थिक समानता की स्थापना, समावेशन तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाएगा। और इसीलिए वहाँ पर सभी स्तरों को एक सीमा क्षेत्र में एक उसमें बांटा गया है, प्रशासनिक स्तरों में बांटा गया है। वहाँ पर 5 क्षेत्र हैं, 14 अंचल हैं, 34 संभाग हैं और 75 जिले हैं जिनके द्वारा वहाँ पर विकासात्मक कार्य संपन्न किए जाते हैं। अगली जो विशेषता है वहाँ प्रशासन की वो लोक सेवा से संबंधित है। वहाँ के भी लोक सेवकों की नियुक्ति करने के लिए, भर्ती करने के लिए योग्यता के आधार पर चयन किया जाता है और ये योग्यता परीक्षा का आयोजन लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है और इन प्रतियोगी परीक्षाओं में योग्यता दक्षता प्राप्त करने के पश्चात ही कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और पदोन्नति का आधार वहाँ पर योग्यता और वरिष्ठता के सम्मिलित रूप से अपनाया गया है। इसके अलावा लोक सेवकों की जो समस्त सुविधाएं हमारे भारत देश में मिलती हैं वो सारी सुविधाएं वहाँ पर भी मिलती हैं। वहाँ पर नेपाल में लोक सेवा अधिनियम 1992 के माध्यम से सामान्य प्रशासन जो विभाग है वो कार्मिक तंत्र को संचालित करता है। अगली प्रशासनिक विशेषता सुशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। नेपाल में भी सुशासन, भ्रष्टाचार नियंत्रण, सूचना का अधिकार, प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि वहाँ पर सुशासन को स्थापित किया जा सके और इसके लिए वहाँ पर भी 2002 में केंद्रीय सतर्कता केंद्र की भी स्थापना की गई है और भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम 2002 की भी अनुपालना अनिवार्य बना दिया गया है और इसके अलावा सुशासन अधिनियम 2008 भी क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि शासन के सामने शासन से लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी की जा सकें। इसके अलावा अगली जो विशेषता है वर्गीय एवं व्यावसायिक संगठनों का प्रभाव है। नेपाल में जो दलविहीन पंचायत व्यवस्था है वो कुछ व्यावसायिक संगठनों की उसमें स्थापना भी की गई है। कुछ दबाव समूह हैं जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शासन एवं प्रशासन पर
अपना दबाव बनाते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ दबाव समूह कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से वहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों दिखाई देते हैं। वहाँ पर जैसे भूतपूर्व सैनिक संगठन है, श्रमिक संगठन है, कृषक संगठन है, महिला संगठन है, युवा और विद्यार्थी संगठन है, जो कि अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए अपने अपने दबाव समूह बना रखा है और अपनी जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान इन दबाव समूहों के द्वारा करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से देखते हैं कि भारत और ब्रिटेन का इन पे कोई शासन कभी नहीं किया है, लेकिन फिर भी स्वतंत्र रूप से अपने शासन एवं प्रशासन को संचालित करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेसन भी समझ में आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।